भाइयों एवं बहनों नमस्कार। आपका संक्षिप्त संगम में स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं काव्य प्रकाश। काव्य प्रकाश में दसम उल्लास चल रहा है। दसम उल्लास का भाग 14 तक समाप्त हो गए। आज भाग 15 में आप देखेंगे कि स्मरण अलंकार है। स्मरण अलंकार हम देखेंगे। सबसे पहले इसका सूत्र देखेंगे। यथा अनुभवम अर्थस्य दृष्टे तत्सदृश्य स्मृति स्मरणम। यथा मीन यथा जान रहे हैं। अनुभवम यहाँ पूर्व रूप सुसंध्या ध्यान दीजिए। अनुभवम करेंगे तो अर्थस से आएगा। अर्थस यथा मीन पूर्व अनुभव के आधार। दृष्टि मीन देखें, दृष्टे है। और तद कर दीजिए, चाहे तत् कर दीजिए। तत् सदृश्य, उसी के सदृश्य में। स्मृत मीन याद आए कोई चीज तो उसी को कहते हैं स्मरण अलंकार। ठीक है। अब आपको देसी भाषा में आप जान लीजिए, कोई भी चीज देख करके आप अनुभव लगाइए कि यह अनुभव का आधार पर तुरंत ज्ञात हो जाएगा कि हाँ क्या है। अब आप जो है एक थोड़ा सा आप लोग को उदाहरण बता रहा हूँ। जब आप छड़ी देखकर अनुमान लगा लीजिए, गुरुजी के कक्षा में छड़ी रखी रहती थी, तीसरी पिटाई होती थी। अनुभव लगा लेंगे कि अरे बाप रे, तो हम तो परसों मार खाए थे ना। अब पता लगा कि आप जो है अनुभव के आधार पर ऐसे अनुभव मिल जाता है। आपको बता दें, अगर आपकी भगवान की कृपा शादी उदी हुआ होगा तो आप देख लीजिए। अगर किसी आपकी वाइफ पत्नी, धर्म पत्नी अगर मायके चली गई है तो जान लीजिए उसकी अगर साड़ी, ब्लाउज, पेटीकोट कोई भी आप देखेंगे तो उसको याद आ जाएगा कि अरे यार ये तो हमारे पत्नी का है, ये तो हमारे धर्म पत्नी का है, ये तो हमारे वाइफ का है। अगर वो नहीं है तो भी स्मृति के आधार पर तुरंत आप जान लीजिएगा। स्मरण मीन याद आ जाएगा कि क्या बताएं, ये तो मेरी पत्नी की साड़ी है। ठीक है। अब ऐसे आप अनुभव कर लेंगे, ऐसा नहीं है। इसी को कहते हैं स्मरण अलंकार। कोई भी चीज़ देखो और उसको अनुभव करो और तुरंत पूर्व में ज्ञात हो जाए, हाँ यार ये तो मेरी किताब है, ये तो मैं 5 साल पहले पढ़ता था, ये तो कहाँ खोया हुआ था। तब स्मरण याद हो जाता है। आप जान ली कोई भी चीज़ आप देखेंगे, उस वस्तु को पहले देखी गई, उस वस्तु को यदा अनुभवम पहले देखी गई, दूसरी वस्तु को देखकर सुनकर, अर्थात पूर्व दृश्य पहले देखी गई वस्तु को सदृश्य में समानता पाई जाए, उस ज्ञान प्राप्त करना। अनुभव के आधार पर वस्तु की स्मृति होना स्मरण अलंकार होता है। ठीक है। चलिए, पूर्व वस्तु की कोई भी चीज देखो और उस वस्तु को सदृश्य देखो। जैसे किसी के अब बुक देखो और अपनी वाली बुक देख लो 5 साल पहले वाली, कह अरे यार ये तो मेरी किताब है, ये तो मेरा, मतलब ऐसा स्मरण हो जाता है कि उस आधार पर जैसे हम कहीं इसको देखे हैं, हमारी बुक है, तब ध्यान आता था ये तो यार मेरी बुक ही है, इसमें तो देखो यह नाम लिखे हैं, यह ऐसे निशान बनाए थे, ये बात होती है। चलिए, उसी को कहते हैं स्मरण अलंकार। अब देखिए उदाहरण के आधार पर देखेंगे। 2 उदाहरण है। सबसे पहला देखेंगे। निम्नाभिकुहरेषु यदम्भ प्लावलितं चलदृशां लहरिभिः तद भवै कुहरुतै सुरनार्यम् अस्मृता सूरतकंठरुता नाम। ठीक है। इसमें नायिका का वर्णन कहा गया है। चंचल नेत्र वाली अप्सराओं की गहरी नाभ कुहरों में लहरों से पानी फेंका हुआ और उससे उत्पन्न कुह इस प्रकार की ध्वनि से अप्सराओं और सूरतकालीन कंठ ध्वनि का स्मरण हो आया है। इस प्रकार से कुहरेश माने कुहर, कुहरों में, लहरों में जो पानी फेंका गया है। चंचल नेत्र वाली अप्सराओं की यह गहरी नींद। यदम प्लवलित चल दिशाम गहरी नाभि। लहरी गहरी नाभ वाले जानते हो, गहरी नाभ, गहरी
नाभि, गहरी नाभि वाली स्त्रियाँ ज़्यादा सुंदर सुशोभित मानी जाती हैं। निम्न और यदम प्लवलितम, प्लवलितम चल दृशाम, चल दृशाम माने देखने पर, लहरी भी, लहरी भी मीन लहरों के पानी फेंका जाने पर, लहरों से जैसे पानी फेंका जाए ऐसे 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 बढ़ता हुआ, उसी प्रकार से गहरी नाभ वाली स्त्रियां भी देख रहे हैं। तद भावे कुहरुतई और सुर नार्यम अस्मृता सुरत कंठ रूता नाम, रूता नाम। इसी प्रकार से चंचल नेत्र वाली नाभ की स्त्रियों में लहरों से और उसमें जो है कुह इस प्रकार की अनुकरणात्मक और ध्वनि से अप्सराओं की सुरतकालीन ध्वनि का स्मरण हो जाता है। कहने का मतलब सुरतकालीन और कंठ ध्वनि, सुरतकालीन जो सुरतकालीन हैं, सुरतकालीन की कंठ ध्वनि, कंठ माने आवाज, सुर नारिया, सुर नारिया माने सुर, सुरासुर, और इस नायिका के और सुर नारी को देख करके उस नायिका को वर्णन हो जाता है। इसमें एक देशी भाषा जान लीजिए, उस नायिका को देखे थे और गहरी नाभ वाली थी, बहुत सुशोभित लग रही थी, हाँ, लहरी थी और मतलब लहरों की तरह तिरंग वाली थी, चंचलता थी। और उसी प्रकार से कौन देखा? सुर नारी देखा। कौन थे सुर नारी? वही जो सुरत क्या कहते हैं, अप्सराओं को जिसको कहते हैं, अप्सराओं को देखा तो भी गहरी नाभ वाली, वो भी चंचलता, वो भी एकदम फिट था। तो वो देख कर उस नायिका का अनुकरण कर रहे हैं, अरे यार ये तो उस नायिका भी ऐसे था, कहने का मतलब, ठीक है। इसी प्रकार से हम देखेंगे जो है, उस प्रकार से जो है गहरी नाभ वाली जैसे स्त्री थी, उसी गहरी नाभ वाली यह जो अप्सरा भी है, ठीक। सुर नार्य मीन सुर अप्सरा, तद भाव उसी जैसे कोहरे, तो एकदम कोहर जैसे देखी, अस्मृता में याद आई सुरत कंठ वाली जैसे वो भी, और वैसे वह लहरी, लहरी थी, लहरी का मतलब नायिका थी, ठीक है। निम्न नाभ कोहरेश, कोहरेश माने कोहर वाली, यदम गहरी नाभ वाली, यदम मीन जैसे प्लवलित माने अच्छी लग रही थी, जलदृशाम गहे लहरी भी वह नायिका, उसी तद भावे, तद भावे यद भावे, उसी के प्रकार से कोहरेतु सुर नार्यः अस्मृता मीन लग रही थी, स्मृत याद आया कि सुरत कंठ वाली जैसे थी, वह मतलब इधर लहरी थी, उसी प्रकार से सुर नारी थी, मतलब अप्सरा भी थी, तुरंत याद आ गया, ठीक। अब हम दूसरा उदाहरण देखेंगे, ठीक है। दूसरे उदाहरण देखकर तब हम आगे बढ़ेंगे। हाँ, अब आगे आप देखेंगे दूसरा उदाहरण आपके सामने पेश है। हाँ, कर युग गृहीत, कर युग गृहीत, हाँ, कर युग गृहीत यशोदास्त, यशोदास्तन मुख विनिशिता आधार, यहाँ ले लेंगे आधार हो जाएगा और यहाँ ले लेंगे स्तन हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा अलग कर लीजिए। अब पुटस, पुटस मीन जैसे पुट मीन, पुटस मीन दोना होता है, तो पुट मीन होता अभी बता रहे हैं। संस्मृता आंचर आंजन जन, हाँ, आंजनजनस्य नमत कृष्णस्य रोमांचम, भगवान श्री कृष्ण रोमांचित हो रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण रोमांचित ऐसे हो रहे हैं। कर युग, कर मीन हाथ से, युग मीन जोड़ों के हाथ से, गृहीत माने ग्रहण किए हैं। क्या ग्रहण किए हैं? यशोदा स्तन, यशोदा माँ के स्तन ऐसे भगवान श्री कृष्ण ग्रहण किए हैं। अब मुख माने एकदम मुख में जैसे बच्चा दूध पीता एकदम दूध पी रहे हैं, ठीक है। विनिशिता, विनिशित, विनिशित माने कोई बिना डर के, आधार मीन अपने ओष्ठ को, पुट मीन होता है जैसे पुट मीन दोना पकड़े हो हाथ में, वैसे क्या पकड़े हैं? स्तन पकड़े हैं, ऐसे ऐसे पी रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। तस् स्मृतांचन जन्य, तत् स्मृता मीन याद आ गया है। क्या याद आया है? याद आया, क्या याद आया भैया?
आंचन जनस्य नमत श्री कृष्ण नमत निमीन नमस्कार करके पंचजान्य, यहाँ आप लिख दीजिएगा पंचजान्य होना चाहिए। पंचजान्य से होता है भगवान श्री कृष्ण का संघ का नाम था पंचजान्य। अब देखते हैं क्या लिखा है, गलत तो नहीं लिख दी है मैंने। हाँ, अस्मृता जो है भैया यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ 5 होना चाहिए। ता तो सही ही है लेकिन जगह बनाएं, यहाँ आपको ता है पंचजान्य। अब पंचजान्य मीन होता है 5 जन्य, ठीक है। 5 जनस्य मीन होता है श्री कृष्ण के संघ का नाम था, ये बात है। श्री कृष्ण पंचजानस्य मीन होता है श्री कृष्ण संघ, संघ का नाम है पंचजान्य। आप अभी पढ़ेंगे गीता में तो उसमें सब संघों का नाम है, अभी यहाँ वर्णन करेंगे, ज़्यादा हो जाएगा, जाने दीजिए। याद, अस्मृता मीन याद आया, क्या याद आया? पंचजान माने शंख, नमत मीन नमस्कार, श्री कृष्ण माने श्री कृष्ण के रोमांच को नमस्कार करो, ठीक है। यशोदा माँ के करयुग माने हाथ के जोड़े को, गृहीत माने ग्रहण किए हैं। यशोदास्तन माने यशोदा के स्तन, ऐसे मुख से मुख, विनिशिता माने विनिष्ठा, निर्धर, अधर माने ओष्ठों के पास, पुटश मीन जैसे पुट पकड़े हुए हैं, कहने का मतलब। स्मृता मीन याद आया है, जैसे शंखिया पकड़ के ऐसे बजावत हन पू, तो वैसे जो है शंख मान रहे हैं कि यशोदा का स्तन शंख जैसे पकड़े हुए हैं भगवान श्री कृष्ण। उस श्री कृष्ण भगवान को, इस रोमांचकारी कार्य को नमस्कार करो, ठीक है। बात समझ में आ गया होगा, ठीक है। उदाहरण नंबर 2 यही कहते हैं, यशोदा के स्तन को भगवान मुख से पकड़े हुए हैं, जैसे शंख के समान लग रहा है, जान लीजिए। याद आया है शंख समान, ठीक है। और बाकी तो इसमें कुछ नहीं है। और आगे है भ्रांतिमान अलंकार है भैया, देख लीजिए भ्रांतिमान, तब आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है। भ्रांतिमान है, प्रदीप है, ऐसे ऐसे अलंकारों का है जो है भूले बिसरे उनके तारे खुद तर जाओ, जो कहने का मतलब छोटे उटे हैं अलंकार, वही है अंतों में, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है, ठीक है। हाँ चलिए, भ्रांतिमान अलंकार अब देखेंगे आप लोग। भ्रांतिमान कैसे भ्रांति करता है, भ्रम दूर होता है, बनाए रहता है। भ्रांतिमान अलंकार, भ्रांतिमान अन्य शवित तत् तुल्य दर्शने। भ्रांतिमान मीन भ्रांतिमान, अन्य मीन अन्य, शवित माने समान, तत् मीन वह, तुल्य मीन भी समान, दर्शने मीन दर्शन देता है। भ्रांतिमान वह चीज देखता है, उसी की वस्तु के अनुसार देखोगे दूसरी वस्तु दिखाई देगी, एकदम सही ही सही है। जैसे आपने रस्सी देखा, आपने सांप को समझ करके कूद गया, ठीक है, वही है भ्रांतिमान। अन्य वस्तु को देख करके उस वस्तु की तुलना करना, एकदम सही सही देखना, ठीक है। तो उस वस्तु, उस अन्य वस्तु के समान प्राकृतिक वस्तु को अप्राकृतिक वस्तु से, अप्राकृतिक मतलब अप्राकृतिक जो वस्तु नहीं है, और प्राकृतिक मतलब जो वस्तु यहाँ पर है, उस वस्तु को देखने पर अन्य वस्तु को अप्राकृतिक अर्थ का भाव हो जाना, भाव हो जाना, ठीक है। कहने का मतलब प्राकृतिक मतलब होता है जो इस प्रकरण में नहीं है, उस वस्तु को देखना। जैसे आपने रस्सी देखा, अप्राकृतिक मतलब होता है, जैसे आपने देखा अप्राकृतिक वो है सांप है, आपने तो रस्सी देखा, लेकिन सांप अप्राकृतिक, आप मन अनुमान लगा लिए कर यार ये तो सांप जैसे है, तो वही अंत में वही प्राकृतिक वस्तु को, वही मतलब उसी रस्सी को अप्राकृतिक अर्थ जान लेते हैं, उसी वस्तु को क्या जान लेते हैं, सांप जान लेते हैं। तब उसके बाद जब सांप जान लेते हैं उसी को भ्रांतिमान कहते हैं। चलिए उदाहरण नंबर देखेंगे, उदाहरण, ठीक है। कपाले मार्जारम पयः इतकरान लेढ़ शशिनः, शशिनः मीन चंद्रमा, तरुक्षिद्र प्रोतान विस्मिति करिः संकलयति, रतान्ते
स्थान हरति वनिदान अप्य शुकमिति। प्रभामत चंद्रो जगद्दी दुमहो और विप्लवयति। ठीक है। अब कपाले मीन कपाल, मार्जारन मीन बिल्ला, बिल्ली, मार्जारन मीन बिल्ली। पयः मीन होता है दूध, पयः पैसी पयांश, पया पैसी पयांश। पया माने दूध हो तो पानी हो तो यहाँ लेकिन दूध समझ ले। करान मीन हाथों से, लेढ़ मीन चाटना, लेह कहते हैं अवलेह है, अवलेह मीन चाटना। ससिना मीन चंद्रमा, ससिना मीन चंद्रमा, चंद्रमा। अब आप समझ लीजिए। ठीक है। अब जान लीजिए कपाले मीन दिमाग में, कपाले मीन दिमाग में। कहने का मतलब चंद्रमा रात की जो है रोशनी आ रही है, चंद्रमा की चंद्रमा की किरण आ रही है, चंद्रमा की किरण आ रही है। बिल्लियाँ जो है उसी किरणवा को सोच रही दूध है। चंद्रमा की जब छाया पड़ती है तो जैसे दूध इतना सफ़ेद दिखाई दे रहा है जैसे दूध है। ठीक है। और दूध समझ करके वही दूधवा अपने हाथों से, अपने जिह्वा से उसको चाट रही है। ठीक है। क्योंकि वो दूध समझकर चाट रही है, ना कि और कुछ समझ के। ठीक है। अब दूसरी लाइन में तरुक्षिद्र प्रोतान विस्मिति करी संकलयति। ठीक है। उसी प्रकार से दूसरा है तरु माने वृक्ष होता है, तरु मीन वृक्ष। वृक्षद प्रोतान विस्मित करी संकलयति। छिद्र, तरूह करेंगे तो छिद्र आ जाएगा, यहाँ छिद्र अलग हो जाएगा। वृक्ष के प्रोतान माने पत्तों से, पत्तों से, वृक्ष के पत्तों से छिद्र हो करके कोई भी किरण आ रही है, कोई भी किरण निकल रही है और उसको हाथी जो ना है मृडाल, मृडाल करीमीन हाथी देख लो, करीमीन हाथी, और करीमीन हाथी मृडाल दंड समझ करके वह खा रहा है। ठीक है। निकलती हुई मृडाल दंड समझ लेता है। संकलित माने मृडाल, मृडाल तंतु समझ रहा है। विस्मित में समझ रहा है, याद आ रहा है, समझ में याद आ रहा है, जान लीजिए। वृक्ष के छिद्रों से पत्ते के छिद्रों से निकले, पत्तों से निकले संकेत माने जैसे उनकी किरण निकल रही है, तो जैसे मृडाल समझ रहे हैं। मृडाल मीन जानते हो, ऐसे आता है पतला सा रेशा की तरह होता है, जैसे आप कुई देखे होंगे या कमल का डंठल। कमल का डंठल सीधे ही रहता है एकदम सफ़ेद, उसको बड़े चाव से खाते होंगे। तो उसी को समझ करके हाथी, कर मीन हाथी। ठीक है। हाथी को वृक्ष को समझ कर मृडाल समझ रहा है। बिल्ली की तरह चाट ओट नहीं रहा, ना खा रहा है, लेकिन वो समझ रहा है कि अब खाने को उत्सुक है। अब उसके बाद रतांते तल्प स्थान हरति वनितांड्यपि शुकमिति। रतांते रति कीड़ा से युक्त हो करके तल्प स्नान स्थान, उसके बाद हरत मीन मतलब हरत, वनिता मीन स्त्री, वनिता मीन वह स्त्री, नायिका। ठीक है। नायिका अप्यशुकमिति। कहने का मतलब है स्त्री जो है रतांत्रे, यह स्त्री रतांते माने श्रुत, रतांत्रे मीन रति कीड़ा से युक्त। यह स्त्री जो है वनिता स्त्री, रतांत्रे माने सम्भोग से युक्त जो है,
यह जो है यह जैसे कोई इसमें भी प्रकाश पड़ रहा है इसके कमरे में, जैसे शुभ्र वर्ण का जो है यह समझ करके जो किरण आ रही है, पलंग पर बैठी है, अपंग शुकमिति, शुकमिति माने थोड़े से छिद्रों से, थोड़ा सा छिद्र है, और चंद्रमा या हाँ चंद्रमा की रोशनी आ रही है उसके कमरे में, और वो अपना बैठी है, चंद्रमा की ऐसी रोशनी आ रही है, पूरा प्रकाशमय हो रहा है, इतना सफ़ेद हो रहा है, धवल हो जा रहा है। तो वो सोची कि चादर है, चादरवा हम समेट के रख दें, ठीक है। इसमें ये सब बातें नहीं बताना चाहिए, डायरेक्ट आप बताओ कि रात में ऐसा उठी अचानक स्त्री, और उसके बाद उसको मन में देखी कि यार ये तो जिसे मतलब ऐसे छिद्र से, मतलब कोई पहले तो मान लीजिए अब छत तो बन गया है, पहले तो कुछ न कुछ जो है पत्ती से बनता था घर, हाँ, और क्या नाम है जो गन्ना होता है उसके पत्तियों से बनता था, थोड़ा थोड़ा छिद्र होता था, पूरी दिखाई देती थी, पहले उतनी व्यवस्था नहीं थी, उस टाइप इन्होंने दिया है। तो अब ऐसी कोई बात ही नहीं है, पुराना उदाहरण है जान लीजिए। तो उस छिद्र से वो देख रही है कि पूरा उसके जो बिस्तर है, बिस्तर पर प्रकाशमय हो रहा है, और इतना प्रकाशमय जैसे चांदनी हो रही है, चांदनी मतलब धवल। अब धवल उसको समझ कर क्या समझ रही, चादर समझ रही, सफ़ेद चादर समझ रही है, उसको सफ़ेद चादर है भैया, उसका उठा के उधर रख दो। वही बात यहाँ पर नायिका पे है। चलिए, प्रभा मत चंद्रो जगत दिग्महो विप्लवयति, ठीक है। अब इसके बाद अगला उदाहरण, इस प्रभा से चंद्रमा जो है संसार को भ्रम कर रहा, आश्चर्य की बात है। विप्लवत जगत माने पूरे संसार में, संसार भर के, महो माने बहुत ज़्यादा, विप्लवम और प्रभा माने इस रोशनी से, मात्र चंद्र मीने चंद्र, चंद्र था विसर्ग का हस्य से ओ हो गया है। आप जानते हैं कई बार मैंने बताया है विसर्ग का 3 रूप होता है, पहले सा होता है, फिर रा होता है, फिर रू होता है। जैसे रू होता है इसे उत आदेश हो जाता है, आऊ आऊ का ओ हो जाता है। तब हम देखते हैं हसिचा का वर्ण है कि अतोरोरत पुलुताद पुलुते का वर्ण है, ठीक है। इसको आप जानते रहिए। कहीं भाई यहाँ महा था तो महो हो गया है, ये सब आप जानते रहिए, बार बार बताते हैं, कोई अच्छा नहीं है, ठीक है। प्रभा मत चंद्रो, यह चंद्रमा इतना बेकार आदमी है, क्या बताएं। यहाँ भ्रम करा रहा है, चादर बटोर रही है, यहाँ भ्रम करा रहा है, करील के पत्ता दिखाई दे रही है, एकदम डंठल दिखाई दे रहा है, यहाँ इसको बिल्ली को दिखाई दे रहा है, दूध दिखा रही है, चाट रही है। ये चंद्रमा पूरे संसार भर को भ्रम ही भ्रम कर रहा है, बताइए अच्छी बात है नहीं है। चलो, विप्लवत माने दिखा रहा है, सबको भ्रम कर रहा है, भ्रम कर रहा है जो है, यह संसार जो है सबको भ्रम कर रहा है, संसार नहीं यह चंद्रमा जो है इस प्रभा से, अपनी रोशनी से मत हो करके यह पूरे संसार भर को भ्रम कर रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला अलंकार है आपका प्रदीप अलंकार। प्रदीप अलंकार 2 3 4 तो देखेंगे तब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, चलिए अगला अलंकार है 54 प्रदीप अलंकार। प्रदीप अलंकार ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन देख लीजिए आप। आक्षेप उपमानस्य, उपमान का आक्षेप, उपमान का आक्षेप, ठीक। प्रदीपम उपमेयता, प्रदीपम यहाँ लिख दीजिए उपमा धन यता, आ और ए मिलकर के ए हो जाएगा, ठीक है। उपमा एता, तस्य धन यु हो जाएगा, ठीक है। यदि वह कल्पया तिरस्कार निबंधनम, वह मीन अथवा कल्पया, कहने का मतलब प्रथम प्रकार के ते होता है, अगर कोई भी उपमान का आक्षेप करता है तो प्रदीप अलंकार माना ही जाता है। तस्य उसी दूसरा भाग आप बता रहे हैं, यदि वह मीन अथवा कल्पया, कोई तिरस्कार की भावना निबंधन करता है तो भी वह दूसरा भाग बन जाता है। उपमान की सत्ता पर आक्षेप और उसकी व्यर्थता का प्रतिपादन करना प्रदीप अलंकार होता है। उपमान की सत्ता, एक होता है उपमेय, एक होता उपमान। उपमेय और उपमान, उपमेय आपके पास रहता है और उपमान दूर रहता है, ये जानते रहिएगा, ठीक है। इसको अभी हम बताते हैं, कौन पास है तो क्या उपमेय है, दूर है तो क्या उपमान है, ठीक है।
प्रदीप अलंकार उपमान की सत्ता आक्षेप करता है और व्यर्थता प्रतिपादन करना प्रदीप अलंकार होता है। ठीक है, चलिए और कह रहे हैं यह तिरस्कार की भावना हो तो दूसरा हो जाता है। कहने का मतलब वो 60 बात बता रहे हैं। अनादर के अर्थ में यह उपमान उपमेय बना दिया जाए तो वह दूसरे प्रकार का जो है प्रदीप अलंकार होता है। ठीक है, इसी प्रकार से और देखेंगे हम, इसका उदाहरण देख लीजिए। लिखेंगे नहीं, ऐसे डायरेक्ट देख लीजिए। पहला पेज नंबर 445 पर उदाहरण है, आप देख लीजिए। लावण्य को कशी सा प्रदाप प्रताप गरी म अग्रसरे त्यागिनः देव तथ्यव भीव क्षम भुजे निष्पादिते वेदता इंदु किम घटितः किम एषः किम ईशः विहितः पूषः किम उत्पादितम चिंता रत्न मधुधन एव हो जाएगा। हाँ, वृद्धि संधि यहाँ पर हो जाएगा। किम मी दृष्टा कुलक्षा भृति। ठीक है, पहला उदाहरण है, सौंदर्य के तेजस्वी से गौरव रूप दाताओं को त्यागना। नायक हे राजन, पृथ्वी के भार को धारण करने वाले, भुजाओं को उत्पन्न करने वाले, और वाह चंद्रमा को क्यों, और उसका कार्य तो सौंदर्य निधान होने से आप ही कर सकते हैं। इस सूर्य क्यों बनाया गया है? आप तेजस और उसका काम पूरा हो जाता है, चिंतामणि और उसका उत्पादन होता है। हाँ, और इसी प्रकार से याचकों को तृप्त आप ही कर रहे हैं। इसी प्रकार से आपको भार धारण करने के लिए आपकी भुजाएं विद्यमान है। कुल कल्पनों की वृद्धि ही क्यों? ठीक है, ये भी पृथ्वी के विषय में बताए गए हैं और पृथ्वी के विषय में पर्वतों की रचना भी की गई है कि पृथ्वी आपको ऐसी टाइप में है, इतना भार आप ढो रहे हैं, जो है सौंदर्य सागर है, हे राजन। हाँ, तो आप जो है क्यों जो है ब्रह्मा के विषय में बताया कि आप पृथ्वी के धारण करने वाले हैं, आप इतने भुजा बलशाली है, तो आप क्यों नहीं? तो उसी प्रकार से यहाँ उपमान उपमेय हो जाएगा। उपमान आपका हो जाएगा उपमेय आपका पृथ्वी हो जाएगा, उपमान आपका ब्रह्मा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला उदाहरण देख लीजिए। ए ही दाव सुंदरी कर्णम दाउड़, ये वाला नहीं, ये तो आपका क्या कहते हैं, वो हो जाता है ना, प्रकृत वाला होता है। आई ये ही तावत सुंदरी कर्ण दत्वा शृणुष्व वचनीयम तव मुखेन कृशोदरी चंद्र उपमीयते जनेन इत संगृतम। ठीक है, प्रकृत में भाषा में वो है। ठीक है, इसलिए उसको नहीं पढ़ना है। ए सुंदरी तानिक इधर आओ और कान लगाकर अपनी इस निंदा को सुनो। हे कृशोदरी कि देखो लोग तुम्हारे मुख से चंद्रमा की उपमा देने लगे हैं। कहने का मतलब एक बार तो बुला रहे हैं, आपका तिरस्कृत निंदा सुनो और देख करके निंदा के पास जैसे सुनने का ही चंद्रमा को उपमा देते हैं आपके मुख पे। ठीक है, अब वो सुंदरी हो गई उपमेय, उपमान को क्या हो गया, चंद्रमा हो गया। जान लीजिए, एक कह रहे हैं प्रदीप अलंकार वो होता है जहाँ उपमान की सत्ता अपेक्ष करके उसकी व्यर्थता माने झूठ है प्रतिपादन करना। प्रदीप उसकी झूठे कह रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, अंत में कह रहे हैं आपका मुख चंद्रमा जैसे इसे सब कह रहे हैं। ठीक है, तो यह है आपका प्रदीप अलंकार है भैया। चलिए अगला अलंकार हम देखते हैं इसी कड़ी में। बहुत ज़्यादा नहीं, सामान्य अलंकार तो नहीं जो है, विशेष अलंकार भी बहुत ज़्यादा नहीं है, इसको कभी नहीं पूछा गया है ना कहीं भी। हाँ, तदगुण अलंकार है और आतदगुण, ये दो अलंकार आप देख लेंगे तो बढ़िया आपके लिए रहेगा। तदगुण अलंकार, ठीक है, तदगुण अलंकार देखेंगे तब हम आगे बढ़ेंगे। हाँ, तदगुण अलंकार देखेंगे आप तब आगे बढ़ेंगे। तदगुण माने तदगुण हो जाए। स्वयं स्वम उत्सृज्यम सृज्यम गुण योगाद युज्ज्वलम गुणस्य यत्
वस्तु तद्गुणस्तामेति भण्डते सातु तद्गुणः। तद्गुण अलंकार उसे कहते हैं जो स्वयं सृजम, स्वयं माने स्वयं जो गुण है उसका, स्वयं माने स्वयं, स्वयं जो सृज है, सृजमान है, गुण जो सृज है, सृज माने जो विद्यमान गुण है, जो विद्यमान गुण है, उसको योगात माने योगात उज्ज्वला, योगात मीन छोड़ करके दूसरा गुण हो जाए, दूसरा गुण धारण कर ले, गुण मीन गुण धारण कर ले, वस्तु तद्गुणम एति भण्डते सा तद्गुण, उसी तद्गुण को हम भण्डते तो तद्गुणम कहते हैं। जैसे पहला कोई गुण है और बाद में दूसरा कोई गुण धारण कर लीजिए। देखो, जब न्यून गुण वाली प्रस्तुत वस्तु उत्कृष्ट गुण वाली, जब न्यून गुण है आपके पास तो आपको उत्कृष्ट गुण धारण कर ले, वस्तु तद्गुणम है, उत्कृष्ट गुणम धारण कर लीजिए। तो आप प्रस्तुत वस्तु के संबंध में आने वाला गुण को छोड़ करके आप प्रस्तुत रूप में प्राप्त हो जाए, उसी तद्गुण नामक अलंकार कहते हैं। कहने का मतलब कोई भी गुण है आपके पास विद्यमान तो आप उसको छोड़ करके दूसरा गुण धारण कर लीजिए, उसी को कहते हैं तद्गुण अलंकार। ठीक है, थोड़ा सा देखते हैं इसमें अलंकार क्या है। विभिन्न वर्णाः गरुड़ग्रजेन सूर्यशरथ्याः परितः अस्फुरयन्तः रत्नैः पूरन् यत्र रुचः रुचम स्वामानीयन्ते वंशकरीह अनिलै। ठीक है, अब इसमें आप देखें, किसी समीप वस्तु को देख करके गुण संपत्ति को उपयुक्त होने के बाद अभिमय और उसकी समीपगता को स्वरूप को प्राप्त हो जाती है। प्रस्तुत गुण इसे प्रस्तुत में आ गया और विद्युप्त के कारण वह तद्गुण नामक अन्वय अलंकार होता है। जैसे रवतक पर्वत सूर्य के अंधों अश्वों को धारण करते हुए, अर्थात गरुड़ के अग्रज सूर्य सारथी और स्वयं रक्तवर्ण के क्रांति भीन वालों सूर्य के जहाँ रवतक पर्वत पर बांस पर पड़ता है और वहाँ पर मरकत मणि को फैलती है और अपने तो कहने का मतलब आप समझ लीजिए, रवतक पर्वत है, जैसे सूर्य की रोशनी पड़ती है तो रवतक पर्वत भी दूसरा गुण धारण कर लेता है। पहले वाला छोड़ करके रवतक पर्वत क्या हो जाता है, हरिद्वर्ण अंकुरों के समान हरिवर्ण के मणियों के फैलती हुई वह हरिवर्ण को नामक कराई गई, वह हरिवर्ण को रूप में धारण करने लगती है। अगर कोई भी प्रकाशमय नहीं है, वह पर्वत है, मान लीजिए रवतक पर्वत है, ऐसे 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 ऐसे, तो ऐसी सूर्य की रोशनी जब पड़ रही है इस पे तो क्या होता है, इस पे क्या होता है, दूसरा गुण धारण कर लेता है, वही बात है, जान लीजिए। ठीक है, ये डिफिनेशन याद किए रहिए, उदाहरण तो बहुत ज़्यादा नहीं मतलब है। आ तद्गुण है, देख लीजिए, आ तद्गुण है तद्रूपमान नु हारस्येतस्य चेदस्यत स्याद अतद्गुणः योगाद उज्ज्वलस्य गुणस्य, जो सामने जो पूर्व है गुण अनुवृत्ति आती है उसे मिला करके श्रोत के गुणा वाली जो है वस्तु के होने पर न्यून गुण वाले से होकर उसी को उल्टा है, तद्गुण के विपरीत है, जान लीजिए। ठीक है, यह कोई गुण रहता है धारण कर लेता है, दूसरा न्यून से बढ़ा जाता है, अच्छे गुण चला जाता है, वो अच्छे गुण से गायब होकर के न्यून गुण चली जाती है, बस वही इतना है। ठीक है, धौलो वसी यद्यप सुंदर तथाप तो यह मम रंजिता हृदम रागम इरेति ही अपि हृदय सुभग निहता था निहतो हो गया न रक्त अपि इति संग। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप लोग देख लीजिए। हाँ, हे सुंदर जो है, यदि तुम धवल गौर वर्ण के तुम मेरे हृदय को रंग दिया है, अनुराग युक्त हो गया है, अगर मैंने तुमने अनुराग को पक्षांतर में हृदय में रख दिया है तो तुम मेरा सुभग अनुरक्त नहीं हुए हो। ठीक है, कहने का मतलब उसको जो है थोड़ा सा विशेषता वर्णन की, उसके बाद अन्य विशेषता पर आ गया है, वही बात है ना। तो आप इतने अच्छे हो, आपको मैंने इतना चाहा, आप कुछ नहीं चाहे, वही बात है। ठीक है, चलिए ठीक है, इसी प्रकार से हम द एंड करते हैं। और वीडियो देखने के लिए आपको इतनी देरी बने रहने के जो है बहुत
बहुत धन्यवाद। आप वीडियो को लाइक शेयर करें, और जो हो आपको नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और इसके बाद जो भाई बहन सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब करने की कृपा करें, जो सब्सक्राइब किए हैं तो उन्हें लिए लाख लाख धन्यवाद। ठीक है, आपको इसी प्रकार से कल लगभग समाप्त हो जाएगा। हमें आशा है कि आप कमेंट के माध्यम से कोई भी बुक का नाम बता देंगे, कि नहीं तो हम अपने हिसाब से एक शुरू कर देंगे परसों, जान लीजिए। ठीक है, कल आपका समाप्त हो जाएगा, उसके बाद हम अगले दिन पर एक बुक आपका प्रारंभ हो जाएगा पीजीटी का, और 2 बुक आपका टीजीटी चल ही रहा है। एक आपका व्याकरण कारक में समाप्त हो गया कारक, अब आपको आपका समास शुरू हो जाएगा, समास प्रकरण ओहो बाबूराम सक्सेना के अनुसार। हाँ, और लघु सिद्धांत कौमुदी पीजीटी के आधार पर दूसरा अलग से पढ़ाएंगे, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा लौकिक अलौकिक है, बहुत से उदाहरण ज़्यादा हैं, बहुत से दूसरे टाइप में है सब। तो इसीलिए पीजीटी के कोर्स में अभी यही चल रहा है। अभी वांग्मय चल रहा, तो इसी वांग्मय समाप्त करके अभी व्याकरण उधर समाप्त हो जाएगा, तब इधर आपको आ जाएगा। और निःशक्तम टीजीटी के लिए चल ही रहा है। इसी प्रकार से अब आप लोग बने रहिए और देखते रहिए। जो भी आपको नहीं अच्छा लगे तो तुरंत आप बताइएगा, अच्छे बने रहने के लिए, अच्छा बताने के लिए प्रयास करूँगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।